हेलो नमस्कार, मैं हूँ चीनू ठाकुर जायसवाल और मैं हूँ आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पर हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये आपकी बहुत सारे एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे क्योंकि ये हिस्ट्री जो है लगभग सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का पार्ट है। ओके, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशंस पेपर होते हैं, चाहे वो यूपीएससी के होते हों, चाहे एनटी के हों या डब्ल्यूबीसीएस एग्ज़ाम्स हों या एसएससी हो, सारे क्वेश्चंस पेपर्स मैं कलेक्ट करके उसमें से जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं जो कि आ सकते हैं, तो वो सारे मैं एमसीक्यूज़ बनाकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं अन अकेडमी पे एक एजुकेटर हूँ और हिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ। मैं वहाँ पर डब्ल्यूबीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में हर एक यूनिट को डिस्कस किया हुआ है। एंशिएंट और मिडिवल पार्ट वहाँ पे फिनिश्ड हो चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर एक बार देख सकते हैं। अन अकेडमी में मुझे फॉलो कर सकते हैं, बहुत ईजी है। प्ले स्टोर से आप अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करेंगे और उसको फिर आप सर्च कर लेंगे मेरे नाम को, चीनू ठाकुर जायसवाल, ये मेरा नाम है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का। जो भी आपका डिटेल में मतलब पूरा रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा वो मैं साथ साथ में एक्सप्लेन भी करूँगी। तो अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, कोई कमेंट करना हो कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो भी आप उस कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और भी आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर स्टेट और उसकी एयर ऑफ एनेक्सेशन है। आप जानते हैं कि ब्रिटिश जो पीरियड था उसमें हमारी कई स्टेट्स को उन्होंने मतलब एनेक्स कर लिया था। ठीक है, तो कारण सब्सिडरी और डॉक्ट्रिन दो ही कारण थे। तो अब आपको बताना है कि डेट्स जो है कौन सी सही मैच है और कौन सी सही मैच नहीं है। इनमें से एक है जो गलत है। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो से टाइमर भी लगा दूंगी, लेकिन जब तक टाइमर नहीं लगाती हूँ तब तक मैं 15 सेकेंड को काउंट करके चल रही हूँ। 15 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस, एंड द राइट आंसर इज 855। ये रॉन्ग है। झांसी 855 में एनेक्स नहीं हुई थी, 853 में एनेक्स हुआ था। ठीक है, 853 में एनेक्स किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सतारा वॉज एनेक्स्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने देखा कि सतारा को 1848 में एनेक्स किया गया था। यहाँ पूछा गया है कारण, कि उसका कारण क्या था। इट लेज राइट बिटवीन द टू मेन मिलिट्री स्टेशन इन द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे। क्या ये बॉम्बे के दो इंपॉर्टेंट मिलिट्री स्टेशन के बीच में था, इसलिए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज एप्लीकेबल टू इट। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी थी ब्रिटिश कंपनी की, इसके बारे में डिटेल में हम अभी बात करते हैं। पहले आप मुझे फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सतारा पोस्ट अ सीरियस थ्रेट टू द कंपनी सोसाइटी। क्या ये कंपनी के महान होने के बीच में कोई बाधा है, या फिर ये अपने रेवेन्यू को बढ़ाना चाहती है कंपनी और इस वजह से इसे एनेक्स किया गया है। बताइए फटाफट आपका आंसर क्या होगा। यस, राइट आंसर होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को, बताइए। वेलेज़ली ने स्टार्ट किया था। ठीक है, वेलेज़ली ने स्टार्ट किया था। और इसके अंतर्गत क्या मतलब किया जा रहा था कि जो भी स्टेट्स जिसके नेचुरल हायर नहीं होंगे उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कर लेगी, अनेक्स्ट कर लेगी, अपने राज्य में मिला लेगी। ठीक है, क्लियर हुआ जी। चलिए, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से पहले सब्सिडरी अलायंस को यूज़ किया गया था। ओके, हाँ, सब्सिडरी अलायंस को यूज़ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट वाज द ग्रेवियंस ऑफ ताल्लुकदार ऑफ अवध। अवध के जो ताल्लुकदार थे, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए थे, कारण क्या था। विच मेड देम द मोस्ट डेंजरस ओपोनेंट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। वो ब्रिटिश रूल के लिए सबसे ज़्यादा घातक क्यों बन गए थे, मतलब ये कारण पूछ रहा है
कि ताल्लुकदार अगेंस्ट क्यों हो गए थे ब्रिटिश रूल के। ऑप्शन ए, द वैलिडिटी ऑफ देयर टाइटल्स डीड वाज चेक्ड एंड ऑन फेलिंग टू प्रोवाइड प्रूफ्स मैनी ताल्लुकदार लॉस्ट देयर स्टेट्स। उनके जो टाइटल डीड दिए गए थे, जो आप देखेंगे मुगल पीरियड्स में बहुत सारे ज़मीनों को बांटा गया था, ठीक है, और ताल्लुकदार एक मतलब निकल आए थे जो ज़मींदार लगभग वैसे ही होते थे, ज़मींदार टाइप के। तो उनकी टाइटल डीड्स बनाई गई थी, उनको ज़मीनें दी गई थी, अलॉट की गई थी कि हाँ ये ज़मीन आपकी है। लेकिन जो ताल्लुकदार अपने पेपर्स को रीचेक नहीं करवा पाते थे या जिनकी टाइटल डीड की जो वैलिडिटी थी ख़त्म हो जाती थी, उनसे वो ज़मीन छीन ली जाती थी। तो क्या ये कारण था? या अवध का एनेक्सेशन हो गया 1856 में, और इस असेसमेंट के लिए भी जो लैंड्स थी वो बहुत ज़्यादा मतलब जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्या ये कारण था? सी, द रैयतवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू आउट अवध। रैयतवाड़ी सिस्टम जो था वो पूरे अवध में फैल गया, क्या ये कारण था? द जमींदारी राइट्स ऑफ ऑल द तालुकदार्स वर अबॉलिश थ्रू अ प्रोक्लेमेशन। या फिर एक नया प्रोक्लेमेशन दे दिया गया जिसकी वजह से सारे जमींदारी राइट तालुकदार के ले लिए गए। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या होगा। जी, इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन ए। एकदम ईमानदारी से सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंडियन रेबेलियंस द इंडियन रिबेलियंस ऑफ 1857 वाज नॉट वन मूवमेंट, इट वाज मैनी। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? इंडियन रिबेलियन 1857 जो है एक मूवमेंट नहीं, बहुत सारा था, मतलब बहुत सारे कारण थे। स्टेटमेंट, राइटर, बुक्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज ये सारे क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। एसन सेन, मजूमदार, सी ए बायली या एरिक स्ट्रोक्स, बताइए इनमें से सही आंसर क्या होगा। जी, राइट आंसर होगा सी ए बायली, ठीक है, सी ए बायली। इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में अपनी क्लास में सब डिफाइन किया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है, इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनकी स्टेटमेंट्स क्या है, ये सारा चीज़ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। इसीलिए अगर आप चाहें तो अनअकैडमी पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं, तो वो सारी क्लासेस आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए, वेयर डिड द सिपॉय ब्रेक आउट इन ओपन रिवॉल्ट। बहुत मतलब बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत रिपीट हुआ है और लगभग मैंने सारे पेपर्स में इस क्वेश्चन को देखा है। तो आप बताइए 10th में 1857 का जो रिवॉल्ट था उसका ओपन रिवॉल्ट पहले सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हो गया था, जहाँ सारे सैनिक ने मिलकर एक विद्रोह कर दिया था? कानपुर, बैरकपुर, बहरामपुर या मेरठ, बताइए। यस, एंड द राइट आंसर इज मेरठ। ओके, मेरठ में हुआ था 10th में। ये डेट बिल्कुल याद रख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के पूछा गया है, घुमा फिरा के कई बार पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु लेड द रिवॉल्ट इन लखनऊ। लखनऊ में रिवॉल्ट किसने किया है? अगर आपको याद हो कि मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट आपको टेबल शेयर किया है, ठीक है, तो वो आपको वो मैंने अनअकैडमी की क्लास में ही शेयर किया, एक्चुअली यहाँ नहीं शेयर किया, बट हाँ उस क्लास में शायद ज़रूर शेयर किया है, शायद मैंने यहाँ पर भी दिया हो, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। यस, यस, यहाँ पर भी मैंने ये टेबल आपके लिए शेयर कर दिया है। तो ये टेबल को देखकर आपके सारे क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है रिवॉल्ट को लेकर, उसके लीडर्स को लेकर, ब्रिटिश ऑफिशियल्स कौन थे, तो वो सारा आप यहाँ देखकर कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, अब यहाँ पर है लखनऊ, तो ये हज़रत महल है। आपने आंसर देख लिया, इस वजह से मुझे यहाँ पे आंसर बताना पड़ा, हज़रत महल, ठीक है। हज़रत महल कौन है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हज़रत महल लखनऊ का यहाँ पे दिखाया गया है, तो हो सकता है आप इसका पीछे का हिस्ट्री ना बता पाएँ। तो ये अवध के जो नवाब थे, अवध को अनेक्स कर लिया जाता है 1856 में, तो जो उसके नवाब होते हैं, नवाब वाजिद अली शाह, ये उनकी विडो है, ठीक है, उनकी विडो है ये। झूठा आरोप लगाया जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कि अवध जो है वो ठीक से गवर्नमेंट जो गवर्नेंस है ठीक नहीं चल रहा है, इस वजह से एनेक्स किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये टेबल आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ये टेबल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
वेरी इंपॉर्टेंट, आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रोल ऑफ तात्या टोपे इन 1857 म्यूटिनी। तात्या टोपे का रोल पूछा गया है 1857 में। जी, तात्या टोपे आपको अच्छी तरह याद होंगे, अच्छी तरह याद होंगे, ठीक है। हाँ बताइए। ही वॉज कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ नाना साहेब। क्या ये नाना साहेब के कमांडर इन चीफ थे? ही ऑर्गेनाइज्ड भील्स ऑफ पंचमहल रीजन अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्या ये ऑर्गेनाइज कर रहे थे भील्स को, जो पंचमहल पंचमहल मतलब एक जगह का नाम है और भील्स जो है वहाँ एक जनजाति थी, तो क्या इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था अगेंस्ट ब्रिटिश के लिए? ही हेल्प बेगम हजरत महल टू कैप्चर अवध। क्या इन्होंने बेगम हजरत महल की मदद की थी कैप्चर करने के लिए अवध को? बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, 1 एंड 2, 2 एंड 3, ऑल द अबव। ए, बी, सी, डी में से सही आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, सही आंसर, हाँ जी बताइए। टाइम स्टार्ट हो जाता है, हाँ जी हो गया, चलिए। यस, एंड द राइट आंसर विल बी 1 एंड 2। तात्या टोपे ने हेल्प जरूर की थी, लेकिन किसकी हेल्प की थी बताइए, किसकी हेल्प की थी तात्या टोपे ने? तो रानी झांसी की हेल्प की थी। झांसी क्वीन जो थी हमारी, उनकी मदद की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर हुज गवर्नरशिप गवर्नर जनरलशिप द रिवोल्ट ऑफ 1857 अकर्ड। 1857 रिवोल्ट जो हुआ था वो किसके गवर्नर जनरलशिप के अंडर हुआ था? इसके इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप यहीं से समझ आएंगी कि इतनी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये क्वेश्चन आप खुद भी समझ रहे होंगे, आपका खुद भी समझने का ये मतलब कारण होगा कि भाई उस समय इतना बड़ा विद्रोह हुआ तो गवर्नर जनरल रहा कौन होगा? ए, लॉर्ड कैनिंग, बी, इरविन, सी, लिटिन, या फिर डी, विलिंगटन। ठीक है, आपका टाइमर स्टार्ट हो रहा है अब। यस, एंड राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, राइट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सर ह्यूज रोज डिस्क्राइब whom as the best and bravest military leader of the rebel। सर ह्यूज रोज ने किसके बारे में ये चित्रित किया है कि कौन था उस रिवॉल्ट का सबसे महान और ब्रेव जो था, मतलब जो शूरवीर जिसे कह सकते हैं, वीर कह सकते हैं, मिलिट्री लीडर। क्या बेगम हजरत महल थे, रानी लक्ष्मीबाई थे, कुंवर सिंह थे, या बहादुर शाह जफर थे? बताइए राइट आंसर क्या होगा। यस, ये इजी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर दिया है रानी लक्ष्मीबाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857-1859? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। कोई भी बुक कहीं से भी आ सकती है, तो आप प्लीज़ ये ज़रूर देख लीजिएगा, एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। उसमें एक तरफ राइटर और एक तरफ इंपॉर्टेंट बुक्स लिख लीजिएगा जी। चलिए ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, बी सैयद अहमद खान, सी आर.सी. मजूमदार, या फिर डी एस.एन. सेन। टाइमर स्टार्ट हो चुका है जी। यस, एंड द राइट आंसर इज कार्ल मार्क्स। आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सैयद अहमद खान भी इंपॉर्टेंट है। इन सभी की बुक्स को अच्छे से आप लोग ध्यान से मतलब लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा। ये सारा कुछ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी क्लासेस में, अगर आप चाहें तो मुझे अनअकैडमी में फॉलो करके ये सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनेक्सेशन ऑफ अवध, रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी, मिलिट्री ग्रीवेंसेस, या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज? विच ऑफ द अबव कॉजेज आर द रीजन फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857? ऊपर कुछ कॉजेज दिए गए हैं, ये नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है, ठीक है। ये 1, 2, 3 नंबरिंग है, ठीक है, और ये यहाँ पर भी गड़बड़ है, ये 1,
2 एंड 3 है, ठीक है। तो पूछा गया है कि इसमें से कौन से कारण आपको लगते हैं 1857 रिवॉल्ट के लिए जो कारण बनते हैं? रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी, अनेक्सेशन हुआ क्या अवध का? मिलिट्री ग्रेवियंसेस थे क्या इस कारण हुआ? या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस थे इस कारण हुआ? इनमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑल द अबव, 1 एंड 2, 2 एंड 3 या 1, 2 एंड 3? ठीक है, बताइए। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। यस, द राइट आंसर इज जी नहीं, ये 1 एंड 2 नहीं होगा, ये 1 एंड 2 नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 2 एंड 3, ठीक है। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर होगा 2 एंड 3, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी का रोल था इंडिया में, बहुत इंपॉर्टेंट था। बट अभी बात हो रही है कि अवध का एनेक्सेशन किस बेस पे किया गया। तो मिलिट्री ग्रेवियंसेस थे, वहाँ के जो सोल्जर्स थे उनके बहुत सारे मतलब वो परेशान थे, ठीक है। लेकिन वो गवर्नमेंट से परेशान नहीं थे। बट यहाँ पूछा है रिवॉल्ट का कारण, कि रिवॉल्ट उन्होंने क्यों किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857। अभी अभी हमने किया है। द ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नो प्रिजनर इन रिवॉल्ट ऑफ 1857। मौलवी अहमदुल्ला वॉज द लीडर ऑफ लखनऊ ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। आप आजकल क्वेश्चन का पैटर्न देख ही रहे होंगे, जो भी क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। अब इजी वाला पैटर्न किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में नहीं है। तो प्लीज़ गाइज, जो मॉडरेट लेवल है फिलहाल मैं क्वेश्चंस का वही रख रही हूँ और टफ रख रही हूँ। इजी वाला पैटर्न नहीं है, क्योंकि अभी तो मतलब बीच बीच में कुछ इजी क्वेश्चन भी आ जाएंगे, बट मोस्टली तो थोड़ा एग्जामिनेशन बेस्ड ही रहेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल है, ये सही है या गलत है, हमें ट्रू बताना है। यहाँ ज़रूर चेक कर लीजिएगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि बताना क्या है, ठीक है। यहाँ ज़रूर चेक कीजिएगा। तो हमें कहा गया है ट्रू बताने के लिए, सच बताने के लिए कि इनमें से सही क्या है, ठीक है। क्या लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे रिवॉल्ट के दौरान? हाँ बिल्कुल, वो तो थे, ये तो बिल्कुल सही है। क्या ब्रिटिश ने ये पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी कि 1857 में जो भी रिवॉल्ट हो रहा है उसमें किसी भी प्रिजनर्स को पकड़ा नहीं जाएगा? बताइए, नो प्रिजनर इन रिवॉल्ट मतलब जेल में किसी को नहीं डाला जाएगा, सीधा उसको सजा दे दी जाएगी। क्या ऐसा हुआ था? मौलवी अहमदुल्ला क्या लखनऊ के लीडर थे जहां से उन्होंने वहां रिवॉल्ट किया? बताइए, इन तीनों में से सही क्या होगा? टाइमर स्टार्ट होता है अब। यस, तो राइट आंसर होगा राइट आंसर होगा 1 एंड 2 यानी कि बी। बी राइट आंसर है। क्यों है बी राइट आंसर? क्योंकि आप ये देखेंगे कि जब आप वो मैंने आप ग्रुप डाला है ना, वो टेबल डाला है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि मौलवी अहमदुल्ला जो है वो लखनऊ के लीडर नहीं है। वो कहाँ के लीडर है? वो बरेली के लीडर है। छोटे छोटे जो शब्द होते हैं कई बार आंसर उसी में छुपा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एक्सटर्नल इवेंट्स इन्फ्लुएंस द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इंटरनल कॉजेज हम लोग क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं 1857 रिवॉल्ट के। यहाँ पर पूछा जा रहा है एक्सटर्नल इवेंट, फर्स्ट अफगान वॉर, पंजाब वॉर, क्रिमियन वॉर, संथाल रिबेलियन। इसमें से कौन से इवेंट थे जिसने प्रभावित किया था 1857 के रिवॉल्ट को? बताइए, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आंसर दीजिए। यस, एंड द राइट आंसर विल बी ऑल द अबव, क्योंकि जब आप इसकी डेट्स चेक करेंगे तो आप पाएंगे फर्स्ट अफगान वॉर, पंजाब वॉर, क्रिमियन वॉर, संथाल रिबेलियन, ये सारा जो पीरियड है ये 1857 रिवॉल्ट के आसपास का है, और जिम्मेदारी भी मतलब इन्फ्लुएंस भी करता है, प्रभावित भी करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What were the socio-religious causes during this period that caused unrest among the people? Socio-religious causes बहुत आसान होना चाहिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है ये तो आसान होना चाहिए, है ना। चलिए बताइए कौन कौन से थे। एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरी जो पुर्तगाल के साथ ही इंडिया में एंटर कर चुकी थी, जिनका मतलब काम था धर्म का प्रचार प्रसार करना। इसके लिए उन्होंने स्कूल्स खोले, हॉस्पिटल्स खोले और लोगों को बहुत सारे प्रलोभन देकर कई बार क्रिश्चियन बनाने के लिए भी प्रेरित किया।
अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग सोशल रिफॉर्मर्स, कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए गए, यानी जैसे सती प्रथा थी, इन सब के अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई। ठीक है। टैक्सेशन ऑफ मॉस्क्यू एंड टेम्पलेंट्स, मंदिर और मस्जिद की ज़मीनों पर टैक्स लिया जाने लगा। और रेशियल सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स जो है रंग भेद की नीति इस्तेमाल करने लगे और अपने आप को सुपीरियर समझने लगे। अब आप बताइए इनमें से कौन सा कॉज होना चाहिए सोशो रिलीजियस। टाइम स्टार्ट होता है अब। जी, एंड राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल, आप में से कईयों ने आंसर सही दे दिया होगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाई आर द सिपॉय डिसकंटेंट, जो सिपाही थे वो क्यों रुष्ट थे और वो क्यों डिसकंटेंट थे, क्यों मतलब ब्रिटिश एम्पायर से हैप्पी नहीं थे, ब्रिटिश कंपनी से। दे हैड टू क्रॉस सीज टू सर्व, उन्हें अगर नौकरी करनी है तो उन्हें समुद्र पार करना होगा, जो हिंदू धर्म के हिसाब से उस समय बहुत ही गलत माना जाता था। लेसर अम्यूलमेंट्स कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट, ब्रिटिश सैनिकों को जितने प्रगति के लिए मतलब कभी उनको तनख्वाह उनकी बढ़ा दी जाती थी या उनको अलग से इनाम दिए जाते थे, लेकिन इनको नहीं दिए जाते थे, बहुत ना के बराबर दिए जाते थे, प्रमोशन नहीं दी जाती थी। ठीक है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, कंटिन्यू चलता था। दे वर अलाउड टू वेयर सेक्टेरियन मार्क्स एंड हेंस रिलीजन्स वर सपोर्टेड इन द आर्मी, लेकिन धर्म के हिसाब से उनको छूट थी और वो अपने धर्म के हिसाब से कोई भी जो चिन्ह होते हैं ना, कड़ा, पगड़ी, टीका, ये सब लगा सकते थे। अब आप बताइए इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ए बी सी डी, ऑल द अबव, ए बी सी, ओनली डी, सी एंड डी। आपका टाइमर स्टार्ट हो रहा है अब। यस, एंड द राइट आंसर विल बी ए बी सी, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये कैसे हो सकता है, अलाउ कैसे कर सकते हैं, ये तो मतलब परेशान कर रहे थे या डोमिनेंट कर रहे थे। जो ब्रिटिश कंपनी थी उसकी नेचर थी डोमिनेंट करने की, तो किसी भी तरह से किसी को सहूलियत कैसे दे सकते हैं। ठीक है, बाकी सारी जो पॉइंट्स है बिल्कुल सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट एंड लीडर्स एसोसिएटेड। अगेन वही वाला क्वेश्चन आ गया है टेबल से रिलेटेड। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, इसलिए क्वेश्चन जो है मैंने आपको बार बार मतलब यहाँ पे टेबल के साथ अलग अलग पैटर्न जो भी आए हैं वो सब आपके सामने रखा है। दिल्ली में जनरल बख्त खान थे। ठीक है, हमें सबसे पहले तो यहाँ टिक करना है, ये मत भूलिएगा। इनकरेक्ट पूछा गया है, सबसे पहले इसको इंडिकेट कीजिए। ठीक है, कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, बरेली में कुंवर सिंह। चलिए अब आपका टाइमर स्टार्ट होता है, आप चलिए बताइए। ये आसान है अगर आप वो टेबल याद कर लेते हैं। ठीक है जी, राइट आंसर होगा कुंवर सिंह, क्योंकि कुंवर सिंह बरेली से मैच नहीं थे। कुंवर सिंह कहाँ से मैच थे, बिहार से। ठीक है, बिहार से। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बरेली से कौन मैच हो रहा था, बरेली से कौन मैच हो रहा था, मौलवी अहमदुल्ला, है ना। चलिए, विच among the following is not true about the revolt, बताइए इनमें से सच क्या नहीं है, नॉट ट्रू। ऐसे ही क्वेश्चंस अब आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसमें से क्या सही नहीं होगा। द रिवॉल्ट वॉज मैड वॉर कॉम्युनल राइट्स, क्या रिवॉल्ट सिर्फ कॉम्युनल राइट्स की वजह से हो रहा था, मतलब जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं ना, क्या उनकी वजह से था। देयर वॉज कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम एट ऑल लेवल्स, सभी तरह के जो धर्म थे हिंदू मुस्लिम उन सभी ने मिलकर कंप्लीट कोऑपरेशन किया है। ठीक है, उसमें पीपल, सोल्जर्स, लीडर्स सब थे। काउ स्लॉटर जो है बैन कर दिया गया था, गाय को काटना बंद कर दिया गया था। और रिबेल्स जो थे वो एक्नॉलेज कर रहे थे, वो मान रहे थे बहादुर शाह जफर को अपना एम्परर। बताइए इसमें से हमें क्या बताना है, ट्रू और नॉट ट्रू। नॉट ट्रू बताना है, ये गलती भी मत कीजिएगा। ठीक है, नॉट ट्रू बताना है। चलिए बताइए। यस, इसका राइट आंसर होगा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ए, द रिवॉल्ट वॉज मेड बाय कॉम्युनल राइट्स। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये कॉम्युनल राइट्स नहीं थे,
ये आज़ादी की लड़ाई थी। ठीक है, चलिए। वाई डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 फेल? ये हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। 1857 फेल क्यों हो गया था? इट वॉज नॉट ज्वाइन बाय सर्टेन ग्रुप एंड क्लासेस। कुछ ऐसे निश्चित ग्रुप थे, ऐसे निश्चित क्लासेस थे जिन्होंने ये ज्वाइन नहीं किया था। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियन लुक एट इट एज बैकवर्ड लुकिंग। मॉडर्न एजुकेटेड लोगों को लग रहा था ये तो पिछड़ी सोच के कारण सोच का नतीजा है। इंडियन सोल्जर्स वर वेल इक्विप्ड। जो इंडियन सोल्जर्स थे वो वेल इक्विप्ड थे, इसलिए फेल हो गया था। देयर वॉज ए कोहेरेंट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। या फिर यहाँ पर कोई ऐसी आइडियोलॉजी थी जिसकी वजह से मतलब दृढ़बद्धता, एक जगह पर आ, एक ही सोच, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, एक ही सोच कह सकते हैं कि भाई कोई जिद जिसे कहते हैं कि लोग एकदम क्लियर कर दे किसी चीज को, क्लियर आइडियोलॉजी जो थी। ठीक है, स्पष्ट सोच थी, ऐसे कह सकते हैं, स्पष्ट सोच थी। बताइए इसमें से कौन सा लगता है आपको, क्या कारण सही होगा? ठीक है, टाइमर स्टार्ट होता है अब। यस, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, और ये लेंदी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आजकल आप क्वेश्चंस के पैटर्न ही ऐसे ही दिखने वाले हैं। चलिए, इसका राइट आंसर होगा ए एंड बी। इट वॉज नॉट ज्वाइन बाय सर्टेन ग्रुप्स एंड क्लासेस। ये क्यों फेल हो गया था, कारण ये था। ठीक है, और इंडियन सोल्जर्स वर नॉट वेल इक्विप्ड। यहाँ पर नॉट शायद मिसिंग है। ठीक है, नहीं नहीं, यहाँ पर हुआ क्या है, ये ऑप्शन ही गलत दे दिया गया आंसर का। ये आंसर का ऑप्शन गलत दे दिया गया है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? यस, सही आंसर बहुत आराम से पता चला, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन, इजी है। अगर आपने इसके लेक्चर्स दिए हैं तो बहुत आराम से बता पाएंगे। इट वॉज नॉट ज्वाइन बाय सर्टेन ग्रुप, से बिल्कुल ठीक है। और मॉडर्न एजुकेटेड जो लोग थे वो इसे बैकवर्ड देख रहे थे, इसलिए वो न्यूट्रल हो गए थे, ये भी ठीक है। इंडियन सोल्जर्स वेल इक्विप नहीं थे। क्या उनको, उनके पास उतनी मतलब वेपन्स थे जितना अंग्रेजों के पास थे? क्या इतने लेटेस्ट थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। वो अभी तक तलवारों से और धनुष बाण से ही लड़ रहे थे। देयर वॉज अ कोहेरेंट आइडियोलॉजी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। और रिवॉल्ट के समय पर आइडियोलॉजी जो है वो एकदम निर्धारित हो चुकी थी। ठीक है, कि हाँ हमें मतलब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। चलिए, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। और अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देते हैं, तब आंसर होगा ए एंड बी। ये मुझे एक बार चेक करना होगा कि नॉट था कि नहीं था। ठीक है, या टाइपर से कोई मिस्टेक हुई है। चलिए, टाइपिस्ट भी मिस्टेक कर ही सकते हैं, इंसान कोई भी गलती कर सकता है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यस, अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से क्या सही है? दिस वॉज द फर्स्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश। ये पहला रिवॉल्ट था 1857 ब्रिटिश के अगेंस्ट। द लीडर्स हैड अ विजन ऑफ यूनिफाइड इंडिया। और जो लीडर्स थे, जो नेता थे, उन्होंने एक सोच बनाई हुई थी कि हमें अपने देश को एकजुट करना है, एक देश बनाना है। बताइए इसमें से क्या सही होगा? ओनली ए, ओनली बी, बोथ ए एंड बी, और नन इज करेक्ट। यस, योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस, द राइट आंसर विल बी नन इज करेक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट रिवॉल्ट नहीं था। इससे पहले बहुत सारे रिवॉल्ट हुए हुए थे। ठीक है, बहुत सारे रिवॉल्ट, पहले सन्यासी आंदोलन था, और आपका बहुत सारे आंदोलन हैं जो पहले हुए हुए थे। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये हमारा ना कॉन्सेप्चुअल माइंड चेक करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल माइंड, संथाल रिबेलियन था, ये सारी चीज़ें है ना। और जो लीडर्स थे, लीडर्स हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत स्ट्रांग थे, बट उनका कोई एक विजन नहीं था। तो ये रॉन्ग है, कोई एक विजन नहीं था। ठीक है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का मतलब फाइनल क्वेश्चन है, नंबर 20। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ द देखिए, सबसे पहले इसको टिक किया कीजिए। पहले जैसे क्वेश्चन आप पढ़ें तो पहले वहाँ टिक कर दिया कीजिए कि हमें करना क्या है, हमें इनकरेक्ट पता लगाना है। इंट्रोडक्शन ऑफ द इनफील्ड राइफल वॉज द इमीडिएट फैक्टर।
फॉर स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ इनफील्ड जो था वो इमीडिएट फैक्टर था रिवॉल्ट स्टार्ट होने का। बताइए ये सही है या नहीं? ठीक है, समझ गए ना क्वेश्चन। द रिवोल्ट ब्रोक आउट इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो रिवॉल्ट था वो नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट में हुआ इंडिया के। अब आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है, चलिए बताइए। यस, एंड द राइट आंसर विल बी, कुछ सोचने का क्वेश्चन है ना, सोचना ही तो है, तभी तो तैयारी होगी, है ना, तभी तो तैयारी होगी। चलिए, इसका राइट आंसर होगा नन। इन दोनों ही पॉइंट में कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। जो इनफील्ड राइफल थी वही तो था मेन कारण, तो इनकरेक्ट हम कैसे कह सकते हैं। और जो रिवोल्ट था वो नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में ही था। जब आप इंडिया का मैप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो रिवॉल्ट हुआ था वो मेनली आपको मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, झांसी, ठीक है, अवध, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरियाज में ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो आज की क्लास मैं यहीं पे रोकती हूँ। ये 20 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और ज़्यादा क्लासेस आपके लिए ला सकूँ। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। फिर मिलेंगे आपके साथ